गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 7th क्लास। आपके साइंस में हम लोग जो चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, रेशों से वस्त्र तक। और उसमें आपको मैंने बताया था कल के कौन कौन से प्राकृतिक रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, जंतु रेशे और पादप रेशे। उसमें हम लोग जंतु रेशे पढ़ रहे थे और जंतु रेशों में पहला रेशा ऊन। अब क्रियाकलाप 3.3 देखेंगे आज हम लोग पार्ट 3 में, कि भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए बेटा, और मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां ये जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। यानी जहाँ भी ऊन देने वाले जंतु पाले जाते हैं, भेड़, बकरी, ऊँट आदि, है ना, इनके पाए जाने वाले स्थानों को आपको अलग अलग कलर से चिन्हित करना है मानचित्र पर। चलो आओ देखें। अब रेशों से ऊन तक, मतलब ऊन जो पढ़ रहे हैं हम लोग कैसे बनाई जाती है उसको देखेंगे हम लोग। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। क्या किया जाता है? भेड़ पाली जाती है। और आप भेड़ से एकदम अच्छी तरह वाकिफ हो, कैसा जानवर होता है। आपने सबने भेड़ देखी, हमारे राजस्थान में खूब बहुतायता से पाई जाती है कई क्षेत्रों में। उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। यानी सबसे पहले जो है वो भेड़ के बालों से ऊन बनाने के लिए भेड़ के बालों की कटाई की जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब देखो, रेशे से जो भेड़ का बाल है उससे ऊन कैसे बनेगी, तो उसके लिए हमें कुछ चरण काम में उपयोग में लेने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, मतलब एक के बाद एक कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले भेड़ पालन और प्रजनन, ठीक है। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। सब जानते हैं बेटा, जो भेड़ चराने वाला होता है उसको गडरिया कहते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है। शाकाहारी होती है इसका मतलब घास फूस, पेड़, पत्ती, फल यही खाती है, यानी पौधों से बने उत्पाद खाती हैं। और वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ पालक यानी भेड़ पालने वाला, उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद जो बचा पदार्थ होता है उसे खली कहते हैं। और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। चलिए आगे देखें। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। क्यों पालते हैं भेड़? भेड़ पाली जाती है ऊन के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि भेड़ों के बालों से अच्छे किस्म की ऊन बनाई जाती है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं। मैं नीचे दिखाऊंगी आपको सारणी 3.1, उसमें कौन कौन सी नस्ल की भेड़ होती है वो मैं बताऊंगी आपको, जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो ये भी एक आपका प्रश्न बनता है कि ऊन उत्पादन के लिए जो है वो किस प्रकार की या कौन सी नस्ल की भेड़ पाली जाती है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। यानी कैसे अच्छी, बहुत अच्छी या थोड़ी कम अच्छी, किस तरह की ऊन प्राप्त होती है ये भी बताया गया है सारणी 3.1 में। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, यानी बहुत ज़्यादा बाल पाए जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मैंने कल बताया था आपको चयनात्मक प्रजनन क्या होता है, कि अच्छे गुणों वाले पेरेंट्स लेकर के और उनसे संतति प्राप्त की जाती है। इसको हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। जिनमें से एक जनक की अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। इनमें से एक जनक जो है ना वो बहुत अच्छी नस्ल वाली भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, यानी जब उसके बाल बढ़ जाते हैं, हमारे सिर पे भी बाल बढ़ते हैं ना, ऐसे ही भेड़ों के भी बाल बढ़ते हैं शरीर पे। तो जब बाल बढ़ जाते हैं उनके, तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। अब देखिए, जो बाल प्राप्त हो गए, रेशों को ऊन में संसाधित करना। जो भेड़ के शरीर से बाल प्राप्त हो गए उनको ऊन में कैसे बदलेंगे हम लोग, कैसे संसाधित करेंगे। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। यानी उसके लिए कई सारे चरण हमको काम में लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भेड़ के शरीर से बाल काटते ही ऊन में बदल गए। वो ऊन में बदलने के लिए हमें कई काम करने पड़ेंगे। वो क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम लोग अभी देख रहे हैं 1 बाय 1 करके। तो देखो, जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं। तो आओ देखो, रेशों को ऊन में बदलने के लिए जो चरण काम में लिए जाते हैं उनमें सबसे पहला चरण आपका कौन सा है? सबसे पहला चरण क्या है बच्चों? मैंने अभी बताया आपको, भेड़ के शरीर से बालों की कटाई।
तो सबसे पहले पहला चरण देखेंगे ऊन की कटाई कैसे होती है। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। चित्र 3.8 में देखना आप अभी। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जो प्रक्रिया है वो ऊन की कटाई कहलाती है। ठीक है, और इसको मैं आपको चित्र 3.8 में दिखाऊंगी कैसे काटते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए किया जाता है। अब ये तो आपकी सारणी 3.1 है जिसमें भेड़ों की कुछ प्रजातियां बताई गई है, आपको नस्लें बताई गई है और उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और वो राज्य जहाँ ये भेड़ें पाई जाती है वो बताए गए हैं। सबसे पहले देखो लोही भेड़ जो है वो अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है और राजस्थान और पंजाब 2 जगह ये पाई जाती है। फिर है रामपुर बुशायर, ये भूरी ऊन देती है और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। फिर नाली या नली, तो गलीचे की ऊन जो थोड़ी हार्ड टाइप ऊन होती है वो इससे प्राप्त की जाती है। राजस्थान हरियाणा और पंजाब में ये भेड़ें पाली जाती हैं और पाई जाती हैं। ठीक है, अब बाखरवाल जो है ऊनी शॉलों के लिए जो शॉल बनाई जाती है ना वो बाखरवाल भेड़ की ऊन से बनाई जाती है और जम्मू और कश्मीर में मिलती है ये भेड़। फिर मारवाड़ी, मोटी और रुक्ष यानी थोड़ी हार्ड ऊन मिलती है और गुजरात में पाली जाती है भेड़ें। फिर है पाटनवाड़ी, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, बाखरवाल, नाली, रामपुर बुशायर और लोही, ये सब बेटा भेड़ की नस्लों के नाम हैं। ठीक है ना, इतनी तरह की भेड़ों की नस्लें पाई जाती है। और होजरी के लिए पाटनवाड़ी जो है, होजरी कपड़ा देखते हो ना आप कैसे खिंच जाता है, लंबा हो जाता है, छोड़ने पर स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है ना, तो वो पाटनवाड़ी भेड़ की ऊन से तैयार होता है और गुजरात में ये भेड़ें पाली जाती है। तो आओ देखिए, अब हम लोग ऊन बनाने के स्टेप्स देख रहे थे। पहला जो था वो बालों की कटाई था, यानी भेड़ के शरीर से बाल को उतारना। तो चलो देखिए बूजो क्या कह रहा है। बूजो को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब वह बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता, ऐसा क्यों? तो देखिए नीचे भेड़ों के बाल काट रहा है एक इंसान, किस तरह से काट रहा है वो देखो, भेड़ को लिटा के और किस तरह से बालों की परत उतार रहा है। तो नाई द्वारा जो मशीन उपयोग में ली जाती है बाल काटने के लिए, वही मशीन या वैसी ही मशीन जो है भेड़ के बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। जानते हो ना क्यों? क्योंकि सर्दी के मौसम में तो अगर काट लेंगे तो भेड़ को सर्दी लग जाएगी। ठीक है ना, लेकिन गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा इन बालों से, या आपको पता है ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं, हवा पास नहीं होती इनसे, तो गर्मी लगती है भेड़ों को। इसीलिए गर्मी के मौसम में भेड़ों के बालों को काट लिया जाता है ताकि उनको गर्मी कम लगे और हवा लगे। गर्मी के मौसम में काटा जाता था कि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं रेशों, ये देखो एक इंसान जो है ना वो भेड़ के बाल काट रहा है, इस तरह से भेड़ के बाल काटते हैं, कैसे भेड़ को लिटा के और भेड़ के बाल काट रहा है ना। चलो आगे देखें। अब इन रेशों से, इन बालों से ऊन बनाई जाएगी। ये मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जा रहा है ऊन का। ठीक है ना, देखो आगे देखेंगे अभिमार्जन क्या होता है। देखो, को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता यानी कोई तकलीफ नहीं होती, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी परत अधिकांशतः किसकी बनी होती है बच्चों? मृत कोशिकाओं की। यानी हमारी स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है उसमें डेड सेल्स होती है, मरी हुई कोशिकाएं होती है, और जो चीज़ पहले से मरी हुई है उसमें दर्द नहीं होता, आप जानते हो ना। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। देखते हो हमारे बाल भी तो कटाने पर बढ़ जाते हैं, उग भी आते हैं, वैसे ही भेड़ के बाल पुनः उग आते हैं। अब ये तो हो गया था आपका पहला चरण जिसमें था कटाई करना। दूसरा चरण क्या है वो देखेंगे अब हम लोग। अब त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उसकी क्या हो जाए, जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना अभिमार्जन क्या होता है, आगे देखेंगे। अभिमार्जन है ये। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। तो वापस चलते हैं, देखते हैं चित्र में कैसे अभिमार्जन मशीनों के द्वारा किया गया था। ये देखो आप, ये तो देखो त्वचा द्वारा उतारे गए बालों को टंकियों में धोया जा रहा है। अच्छा बच्चों, क्यों धोते हैं?
धोते इसलिए हैं बेटे क्योंकि भेड़ जो है वो मिट्टी में भी रहती है, धूल मिट्टी चिकनाई उसके बालों में फंसती रहती है। अगर हम लोग नहीं धोएंगे इनको तो ये रेशे जो है वो मैले होते हैं, तो इनका मैल जो है वो ऊन के साथ ही चला जाएगा और बहुत सुंदर नहीं दिखेगी वो, ठीक है, धूल मिट्टी रहेगी उसके अंदर। इसीलिए सबसे पहले बाल कटाई करने के बाद उसका अभिमार्जन किया जाता है, यानी उसको धोया जाता है। तो इस तरह से टंकियों में डाल करके ये धो रहे हैं। आजकल जो है अभिमार्जन देखो इस तरह की मशीनों से किया जाता है। ये है अभिमार्जन करने वाली मशीनें, ठीक है। तो चलते हैं आगे। चलो, इस तरह हमने अभिमार्जन किया, पहले कटाई की फिर अभिमार्जन किया, फिर उनका धागा बनाने वाली ये मशीन है। ये अगला चरण है, धागा बनाएंगे। जब देखेंगे आप यहाँ देख लो उसका चित्र और फिर देखना आप किस तरह से धागा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अभिमार्जन कर लिया हमने, धो लिया है ना। धोने के बाद क्या हो गया, अच्छे से क्या हो जाए, अच्छे से उसकी धूल मिट्टी चिकनाई सब निकल जाए और उसका मैल उतर जाए। अब बेसिकली जो देखो रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के लिए जो प्रक्रम काम में लिए जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, अगर आप उसका एक फ्लो चार्ट बनाना चाहो तो ऐसे बनाओगे। सबसे पहले ऊन की कटाई करी, फिर हमने उसको धोया, अभिमार्जन किया, फिर उसकी छटाई होगी, फिर बर की छटाई होगी। बर एक तरह के बाल ही होते हैं, रेशे होते हैं सॉफ्ट। फिर छांटे गए बालों की रंगाई होती है और फिर उससे धागा यानी ऊन बनता है। तो ये आपके स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर उसके बाद छटाई, फिर बर की छटाई, फिर रंगाई और फिर रीलिंग। ये लास्ट स्टेप रीलिंग है, पहला स्टेप कटाई है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। इस फ्लो चार्ट को आप अपनी कॉपी में बनाना। तो चलिए आगे देखें। चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा होता है, ठीक है। उससे पहले आपको एक व्यावसायिक संकट, आपको ब्रैकेट के अंदर या आपको बॉक्स के अंदर कुछ अच्छी चीज़ बताई गई है या उपयोगी चीज़ बताई गई है, इसको भी हम लोग साथ के साथ ही पढ़ते हैं। आपके एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल है ये। देखो क्या है कि ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। खूब लोगों को नौकरियां मिलती है, इस तरह से अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। भेड़ पालते हैं, फिर उनके बाल काटते हैं, फिर उनसे ऊन बनाते हैं और बेचते हैं। लेकिन छटाई करने वाले यानी जो बालों की छटाई करते हैं ना, बर की छटाई करते हैं, उनका कार्य बड़ा जोखिम भरा है बच्चों, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। भेड़ के बालों में एंथ्रेक्स जीवाणु होता है, कभी कभी उससे वो संक्रमण छांटने वालों के हाथों और ब्लड में चला जाता है, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे शॉर्टर्स रोग कहते हैं। क्योंकि शॉर्टर्स रोग इसलिए कहते हैं, छटाई करने वाले लोग जो होते हैं उनको शॉर्टर्स कहते हैं और छटाई करने को कहते हैं शॉर्टिंग, इसीलिए इस रोग को कहते हैं शॉर्टर्स रोग। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना क्या कहलाता है, व्यावसायिक संकट कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चरण 3, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। क्या की जाती है, अभी बताया ना मैंने, शॉर्टर्स रोग, तो छटाई करना, शॉर्टिंग करना। काटा हमने, फिर धोया, फिर उसके बाद अब छटाई करेंगे, ठीक है। रोमिल अथवा रोएदार सॉफ्ट बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। फिर चरण 4 है, अगले चरण में बालों को सुखाएंगे हम लोग। धोया, छांटा, फिर सुखाएंगे, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। यह आपकी बर की परिभाषा है। बर क्या होती है, छोटे छोटे कोमल रेशे होते हैं। कई बार आप स्वेटर पहनते हो तो आपकी स्वेटर पे रोए हो जाते हैं ना, छोटे छोटे से, वही बर होते हैं। ये वही बर है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके यानी फिर से उनको धोया जाता है, उन्हें सुखाया जाता है और इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। फिर चरण 5 में क्या करेंगे, हमने काट लिया, धोया, फिर उसके बाद सुखाया, फिर उसके बाद बर की छटाई करी, फिर वापस धोया और सुखाया और अब हम लोग धागा बनाएंगे। चरण 5 में रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। अब देखो, जो भी भेड़ से ऊन ओरिजिनल प्राप्त होती है वो या तो काली होती है या भूरी अथवा सफ़ेद। तो आप देखते हो ना, गुलाबी, हरी, नीली सब तरह की ऊन आती है, तो इसका मतलब ऊन बनाने के पहले रेशों को रंग लिया जाता है रंगों से। तो 5वें चरण में आप जो है विभिन्न रंगों से रेशों की रंगाई करेंगे, जो भी रंग आपको चाहिए। फिर उसके बाद चरण 6, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग का मतलब रोल बनाना या धागे का रोल बनाना। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। चित्र 3.8D में देखेंगे आप। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और छोटे रेशों से क्या बनते हैं,
छोटे रेशों को अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग ले लिया जाता है। बूजो क्या कह रहा है? बूजो ये जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना कि ऊनी स्वेटर रखते हैं। आप सब जानते हो ऊन जो है ऊष्मा की कुचालक होती है और इसीलिए हवा को बाहर नहीं जाने देती, तो गर्मी बने रहती है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बने रहता है। ये रीलिंग करने वाली मशीन है, मैंने बताया था ना, आगे ये आएगा स्टेप रीलिंग, ये लास्ट स्टेप है और ये रीलिंग करने की मशीन है। इस तरह से जो है वो रीलिंग की जाती है, यानी धागे जो है वो इस तरह से बनाए जाते हैं। ये रीलिंग मशीन है। लास्ट स्टेप है, छठा स्टेप है। बच्चों चरण बाई चरण यानी स्टेप बाय स्टेप आपको क्रम नहीं बदलना है और ये 6 के 6 स्टेप जो है वो किस तरह से यानी रेशे से धागा बनाया जाता है वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आज का होमवर्क है ये। अब मैंने आपको ऊन बनाने तक बता दिया, सब कुछ चित्र दिखा दिए, आपको करना है। और इसके नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि सिल्क है या आपका दूसरा रेशा है रेशम।